नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, हम लोगों ने रेनबो जो आपकी टेक्स्ट बुक है 12th आरबीएसई बोर्ड की, उसके चैप्टर्स लेसन्स जो हम लोगों ने कल प्रारंभ किए थे। कल के वीडियो में आपने फर्स्ट चैप्टर जो था वाटर सीवी रमन के द्वारा वो पढ़ा था। आज हम लोग उसी के अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है अ रूम 10/8 बाय के एस दुगल साहब के द्वारा लिखा गया रूम 10/8 है, वो प्रारंभ करने वाले हैं। इन चैप्टर्स को मैं इम्पोर्टेंट नोट्स जो है इंक्लूड करते हुए और उसका जो है हिंदी भावार्थ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को साथ में इंक्लूड करते हुए आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इसका अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के एस दुगल का जो चैप्टर है अ रूम 10/8 वो प्रारंभ करते हैं। ये बोर्ड कक्षाओं के लिए, आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। रूम 10/8 जो है वो चैप्टर किस बारे में है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। ये पार्ट जो है इसका टाइटल जो है हेडिंग वो कमरे के साइज के बारे में है, लेकिन मुख्य तौर पर इस चैप्टर की थीम है जनरेशन गैप के बीच बारे में। जनरेशन गैप से आप समझ गए होंगे कि भाई पीढ़ियों के बीच में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या अन्य जो आज की जो यंग जनरेशन है उनके और अपने जो घर में वृद्ध जन है उनके बीच में थिंकिंग को लेकर के किस प्रकार का गैप उनकी सोच को लेकर के आ गया है, उसी के बारे में। आधुनिकता के चक्कर में हम लोग जो है अपने नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं और अपने बड़े बुजुर्गों, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते हैं। उसी के बारे में ये चैप्टर है। विच इज़ सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक। और ये जो बात है जनरेशन गैप, ये हमारे सामाजिक ताने बुनने के लिए जो है काफ़ी गंभीर जो है चिंता का विषय बन चुकी है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कंप्लेसेंसी, सेल्फ इम्पोर्टेंस, पॉजिटिवनेस एंड लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप। और ये कहानी, छोटी सी कहानी, इसमें के एस दुगल इस बात की ओर जोर देते हैं कि कई बार आत्मसम्मान की बात है, सेल्फ इम्पोर्टेंस या कॉम्प्लेसेंसी यानी आत्मसम्मान, खुद को ज़्यादा महत्व देना, और पॉजिटिवनेस, किसी चीज़ को लेकर के अधिकारिता के भाव आ जाना, या लैक यानी कमी, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की कमी और आपसी प्रेम की कमी के कारण कई बार ये जो गैप है वो अत्यधिक चौड़ा हो जाता है, जिसको कंट्रोल में कर पाना मुश्किल होता है और हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है काफ़ी चिंताजनक होता जा रहा है। थ्रू दिस चैप्टर के एस दुगल voices his grave concern over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by the modern fashionable society। इस चैप्टर के माध्यम से आपने इस गंभीर विषय पे बात की है के एस दुगल ने कि किस प्रकार से हम लोग कई बार आत्ममुग्ध होकर के इस फैशनेबल जीवन में हम अपने माता पिता, ओन पेरेंट्स, खुद के माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स जो है, दादा दादी है, उनकी साथ में इल ट्रीट करते हैं। इल ट्रीट मीन्स यानी क्या होता है, उनका अपमान करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ द थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन अ सैटिरिकल वेन। और ये जो है विचारों को हमें विचार करने के लिए मजबूर करने वाली या विचारोत्तेजक कहानी जो है वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है, लेकिन ये हमें बताती है कि किस प्रकार से वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट और एल्डर्स, हम लोगों को अपने बड़ों का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए, उसी के बारे में है। और मूल इसमें टैग यही है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। तो जनरेशन गैप के बारे में है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कहानी है किस प्रकार की। इस कहानी के मुख्य किरदार में जो है मिसेस मलिक है, श्रीमती मलिक नाम की एक महिला है। मलिक परिवार की कहानी है, दिल्ली के निवासी हैं, छोटा परिवार है जिनमें ये मिसेस मलिक स्वयं है, उनके पति हैं, उनकी सास हैं और उनके बच्चे हैं। वो लोग, मिस्टर मलिक जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी ट्रांसफ़र वगैरह होती रहती है। तो फिर आखिरकार वो लोग दिल्ली में अपना मकान बनाने का निर्णय करते हैं कि भाई अपना खुद का एक मकान हो जाए। तो मकान जब वो बना रहे होते हैं तो उसको लेकर के उनके मन में प्लानिंग चल रही होती है, क्या बनना चाहिए, कितनी साइज़ होनी चाहिए, कैसे कमरे होने चाहिए। तो उस समय उनका जो मेन जोर रहता है वो स्टोर रूम पर रहता है। और मिसेज मलिक जो चाहती है स्टोर रूम का साइज़ है वो 10/8 का हो, यानी एक लिविंग रूम से थोड़ा सा छोटा हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो। 10/8 जो है उसकी साइज़ रखना चाहती है। इसी से अपनी स्टोरी का टाइटल भी है रूम 10/8। और उनकी इसके पीछे थिंकिंग क्या है, मिसेज मलिक वांटेड दैट रूम फॉर हर
मदर इन लॉ, वो अपनी सासू माँ के लिए वो कमरा चाह रही थी। वो चाहती थी कि जब तक सासू माँ जिंदा है, सासू माँ वृद्ध थी तो वो चाह रही थी कि जब तक सासू माँ जिंदा है तब तक वो स्टोर रूम सासू माँ के रह जाएगा और सासू माँ की मृत्यु के पश्चात जो है इसको स्टोर के रूप में काम ले लेंगे। लेकिन वास्तविकता में परिस्थितियाँ इसके उलट हो जाती है। मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि मिसेज़ मलिक की सासू माँ है, उनकी भी डेथ हो जाती है। मिसेज़ मलिक और ये स्वयं रह भी नहीं पाते हैं घर में। काफ़ी समय बाद में उनको मौका मिलता है। तो चलिए कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसलिए हम इस चैप्टर के हर बिंदु को, हर पैराग्राफ को अच्छे से उसके नोट्स बना करके देखते हैं कि कहानी जो है किस तरफ मोड़ लेती है, किस प्रकार से के.एस. दुग्गल ने जनरेशन गैप और सामाजिक रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से इस कहानी के माध्यम से बुना है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के.एस. दुग्गल इज डिस्क्राइबिंग अबाउट देयर प्लानिंग अबाउट अ न्यू हाउस। वो उनके नया मकान बनाने की योजना के बारे में वर्णन करते हैं। कहानी की शुरुआत में मिस्टर एंड मिसेज मलिक एंड आर्किटेक्ट आर बिजी इन प्लानिंग ऑफ द न्यू हाउस। मलिक परिवार, उनके पति पत्नी दोनों वो और आर्किटेक्ट जो वास्तुकार है वो लोग जो है शुरुआत में उस मकान की योजना बना रहे हैं। तो फर्स्ट जो है पैराग्राफ है, इसकी हेडिंग मैंने दे दी है ड्राफ्ट प्लान ऑफ अ न्यू हाउस, नए घर की योजना। इन द स्टार्टिंग मलिक्स आर इंगेज्ड इन ड्राफ्टिंग अ प्लान टू बिल्ड अ न्यू हाउस। कहानी की शुरुआत में मलिक परिवार जो है एक नए घर की योजना बना रहे हैं। आर्किटेक्ट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, और जो वास्तुशिल्प था, वास्तुकार था, उस मकान का निर्माता, वो जो है वहीं पर था। एंड दे वर प्लानिंग अबाउट द साइज। वे लोग मकान कितनी साइज का होना चाहिए, कौन से कमरे कहाँ होने चाहिए, इसके बारे में योजना बना रहे हैं। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। आफ्टर दैट अब वो ये भी बताते हैं के.एस. दुग्गल वाई दे हैड नीड ऑफ न्यू हाउस, उनको नए मकान की ज़रूरत क्यों थी। इसके पीछे उन्होंने अब क्या जो है विचार रखा कि भाई अपना नया स्वयं का घर क्यों बनना चाहिए। मिसेस मलिक एंड मिस्टर मलिक फाइनली डिसाइडेड टू बिल्ड देयर होम इन दिल्ली। मिस्टर एंड मिसेज मलिक ने आखिरकार अपना मकान दिल्ली में बनाने का निर्णय किया। मैंने पहले ही बताया कि मिस्टर मलिक जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके बार बार ट्रांसफ़र भी हो रहे थे। इस बात को लेकर के पूरा परिवार परेशान भी था। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैड ऑलमोस्ट डिस्टर्ब देयर लाइफ। एक जगह से दूसरी जगह बार बार मिस्टर मलिक के हो रहे ट्रांसफ़र से, तबादले से, स्थानांतरण से संपूर्ण परिवार इस बात को लेकर के परेशान था। चिल्ड्रन नीड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन and changing their school every third year was disturbing their study। अब जब बार बार स्थानांतरण हो रहे थे तो वे बच्चे जो हैं they were unable to get proper study education। वे लोग जो है उनका उचित सही तरीके से सुचारू रूप से उनकी शिक्षा भी नहीं चल पा रही थी। अब जब तबादले हो रहे थे तो they had to change their school year after year। बार बार जो है एक दो साल में उनको स्कूल भी बदलने पड़ रहे थे। तो इट वॉज डिस्टर्बिंग देयर स्टडी, इस वजह से उनका जो अध्ययन है वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो मिस्टर और मिसेस मलिक मिसेस मलिक ये चाहती थी कि अब जो है हम लोग स्थायी रूप से कहीं रहना प्रारंभ कर दें। द होल फैमिली वुड नॉट फॉलो मिस्टर मलिक, दे हैड थॉट दैट। उन्होंने ये भी सोचा द नेक्स्ट टाइम मिस्टर मलिक ट्रांसफर्ड दे विल नॉट फॉलो हिम। उन्होंने ये सोचा अगले समय जब भी जो है मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र होगा तो वे लोग जो है उनके साथ नहीं जाएंगे। Instead of going with him, they will settle in their own home in Delhi। अब उन्होंने ये जो है निर्णय कर लिया इंस्टीड ऑफ यानी कि बजाय वह नए घर मिस्टर मलिक के साथ में जाने की बजाय दिल्ली में ही अपने मकान में खुद में शिफ्ट हो जाएंगे जब भी उनका ट्रांसफ़र होगा। तो सो मलिक्स गॉट अ प्लान टू बिल्ड देयर ओन न्यू हाउस इन दिल्ली। इसी वजह से मिस्टर और मिसेज मलिक ने निर्णय किया था कि भी वे अपना स्वयं का मकान दिल्ली में बनाएंगे। तो ये शुरुआती जो है पैराग्राफ है जिसके माध्यम से उस मकान की योजना, मकान की ज़रूरत थी या मकान बनाने के पीछे उनका क्या मोटिव था, उनके बारे में वर्णन कर रहा है। उसके बाद देखिए दे वर डिस्कसिंग अबाउट द साइज ऑफ द स्टोर रूम। साइज यानी आकार। स्टोर रूम जो है घर का जिसमें स्टोर रूम बनाने वाले थे, कोई सामान रखने का जो कक्ष बनाने वाले थे, तो उसकी आकार को लेकर के जो है उन लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो मुख्य रूप से उनके डिस्कशन का मेन मुद्दा यही है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द स्टोर रूम, उस स्टोर रूम की साइज क्या होगी। एंड मिसेज मलिक वाज इंसिस्टिंग अबाउट द साइज ऑफ द स्टोर रूम 10/8। और मिसेज मलिक बार बार इसी बात पर जोर दे रही थी कि उस स्टोर रूम की साइज जो है वो 10/8 का होना चाहिए। मिसेज मलिक आस्क्ड द आर्किटेक्ट टू रिड्रॉ स्टोर रूम टू 10/8। मिसेज मलिक चाहती थी कि
उस बार बार वास्तुशिल्प को यही कह रही थी कि इस कमरे की साइज 10 बाई 8 की होनी चाहिए। सी वॉन्टेड इट अ लिटिल बिगर, वो चाहती थी कि स्टोर रूम ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, थोड़ा सा बड़ा हो स्टोर रूम, एंड मच स्मॉलर देन अ लिविंग रूम, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि वो एक लिविंग रूम जितना हो, जहाँ पे सामान्य रूप से जो है वो स्वयं अपने रहने के लिए बनवा रही थी, उसकी तुलना में वो छोटा कमरा बनवाना चाह रही थी। बिकॉज सी थॉट, उसने सोचा, हर मदर इन लॉ कुड फिट इन इट, उन्होंने सोचा कि उनकी जो है सासू माँ उसमें अच्छे से फिट यानी रह सकेगी। शी थॉट द फ्यू ईयर्स ओनली लेफ्ट फॉर ओल्ड वुमेन, क्योंकि उन्होंने सोचा बिकॉज हर मदर इन लॉ हैज़ ग्रोन ओल्डर, उसने सोचा कि उसकी सासू माँ जो है वो बुढ़ी तो हो ही चुकी है, एंड सी विल लिव नॉट मोर ईयर्स, वो ज़्यादा साल तक जीने वाली नहीं है। सो सी वॉन्टेड दैट रूम फॉर हर मदर इन लॉ, इसलिए वह जो है अपनी सासू माँ के लिए वो कमरा चाहती थी। आफ्टर हर डेथ, और उसके पीछे थिंकिंग क्या थी, सी वॉन्टेड टू यूज़ दैट रूम एज ए स्टोर रूम आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर इन लॉ, वो अपनी सासू माँ की मृत्यु के बाद उस कमरे को जो है स्टोर रूम के रूप में यूज लेना चाहती थी। आफ्टर हर दैट सी वॉन्टेड टू चेंज दैट रूम एज अ स्टोर रूम। ओके, तो समझ आ रहा है आप लोगों को। थर्ड जो है उससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें दे वर डिस्कसिंग अबाउट द साइज ऑफ द स्टोर रूम, छोटे छोटे क्वेश्चन इसी को लेकर के बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी हमने पढ़ा, इसका क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई डिड मिसेस मलिक इंसिस्ट अपॉन दी साइज ऑफ द रूम 10 बाई 8, वो बार बार 10 बाई 8 की जो है स्टोर रूम होने की बात पर जोर क्यों दे रही थी। तो उसका आंसर हो जाएगा मिसेस मलिक इंसिस्टेड ऑन द size of the room 10 by 8 because he thought her mother-in-law has grown older and so would be no more after her death they could use that room as a store room। वो बार बार इसी बात पर जोर दे रही थी कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए था, क्योंकि वो सोच रही थी कि सासू माँ बुढ़ी तो हो ही चुके हैं और उनकी मृत्यु के बाद उस कमरे को स्टोर रूम में यूज ले लेंगे। ओके, और उनकी इसी बात से आफ्टर वॉचिंग दिस या आफ्टर लिसनिंग दिस द आर्किटेक्ट ऑफ द हाउस वॉज परप्लेक्स, ये सब बातें सुनकर के उस घर का जो वास्तुकार जो कारीगर जो वहाँ आया था उनके साथ डिस्कशन के लिए, वो भी भ्रमित होता है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। अब क्वेश्चन छोटा ये बन सकता है कि वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स, वही जो है वास्तुशिल्प जो है वो इस बात को लेकर के चकित क्यों होता है या पजल्ड क्यों होता है। तो द आर्किटेक्ट वॉज परप्लेक्स्ड एज, वो चकित होता है जैसे कि मिसेज मलिक वांटेड अ स्टोर रूम टू द साइज 10 बाई 8, मिसेज मलिक जो है इस कमरे का आकार 10 बाई 8 का चाहती थी, और वो किसके लिए चाहती थी, सी वांटेड दैट रूम फॉर हर मदर इन लॉ, वह अपनी सासू माँ के लिए ये बात जो है कमरा चाहती थी। तो वॉचिंग दिस या लिसनिंग दिस द आर्किटेक्ट वॉज परप्लेक्स्ड, ये सुनकर के ये देख करके आर्किटेक्ट को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इट वॉज बियॉन्ड थिंकेबल, वो उसकी सोच से परे था कि देखो किस प्रकार की महिला है जो अपनी सासू माँ के लिए इस प्रकार का छोटा कमरा बनवाना चाह रही है। फिर देखिए उससे नेक्स्ट क्या होता है। अब मिसेज मलिक के जो है उस स्टोर रूम को लेकर के व्यूज यही थे, छोटा होना चाहिए, 10 बाई 8 का होना चाहिए, पहले सासू माँ जिंदा रहेगी तब तक उसमें रख लेंगे, उनकी मृत्यु के बाद जो इसको स्टोर रूम में काम ले लेंगे। और श्रीमान मलिक का स्वयं का क्या विचार था उसके, यानी जो उसके पति थे मिसेज मलिक के, अबाउट द स्टोर रूम, उसका को लेकर के उनके क्या विचार थे। ही वॉज द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी लिटिल बिगर, वो चाह रहे थे कि कमरा थोड़ा सा बड़ा हो। अब वो ये नहीं कि भाई अपनी माँ को लेकर के चिंतित, वो ये इसलिए चाह रहे थे, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडीज स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। वो इसलिए चाह रहे थे कि वो सोच रहे थे कि एक कमरा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, स्टोर हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के बड़े जो बक्से होते हैं या सामान को इधर उधर रखने में आसानी रहे। देन इट्स ऑल्सो ईजी टू कीप इट टाइडी, और साथ ही साथ उस कमरे का को व्यवस्थित रखना या साफ सफाई रखना भी आसान होता है। तो छोटा क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, व्हाट वर द व्यूज ऑफ मिस्टर मलिक अबाउट स्टोर रूम। मिसेज मलिक के तो हो गए 10 बाई 8 का होना चाहिए, सासू माँ के लिए पहले होगा बाद में स्टोर रूम हो जाएगा। मिस्टर मलिक के व्यूज क्या थे कि हाँ कमरा थोड़ा बना होना चाहिए ताकि सामान को इधर उधर रखने में आसानी रहे और साफ सफाई भी रखी जा सके। उसके बाद क्या होता है, ये सारा निर्णय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम विल बी 10 बाई 8। अब ये निर्णय हो गया कि जो स्टोर रूम है वो 10 बाई 8 का ही होगा। तो आफ्टर दैट द हाउस वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड, इसके बाद जो है मकान का निर्माण किया जा रहा था। तो व्हेन द कंस्ट्रक्शन वॉज प्रोग्रेसिंग, जब मकान का निर्माण हो रहा था
तो मिसेज मलिक वॉज सुपरवाइजिंग देयर, और मिसेज मलिक जो है वहाँ पर हमेशा खड़ी रहती थी, काम की देखभाल करती थी। मिसेज मलिक कुड बी सीन स्टैंडिंग विथ एन अम्ब्रेला, वो हमेशा छाता लेकर के मकान की जैसे मालकिन जैसे भाव आने लगे थे उनमें अभी से ही, तो वो जो है उस काम का सुपरविजन कर रही थी। एंड प्लानिंग इन हर हस्बैंड्स अब्सेंट, और अब उत्साह भी था, स्वयं का मकान बन रहा था तो वो वहाँ खड़ी खड़ी प्लानिंग करती, उसके बाद जो है योजनाएं बनाती है, मेरा मकान ऐसे होगा, किचन ऐसी होगी, कमरा ऐसा होगा, ये अपने स्वयं के बारे में जो है सुनहरे हवाई किले बना रही थी। सी इंसिस्टेड, वो इसी बात पर बार बार जोर दे रही थी कि सी वुड हैव अ न्यू फर्नीचर मेड फॉर हाउस, और मकान की साइज़ के अलावा मकान बनते समय वो ये भी सोच रही थी कि हमारे घर में फर्नीचर जो है पूरा नया फर्नीचर ही लेकर के आएंगे, एक भी पुराना फर्नीचर वहाँ उस नए घर में काम में नहीं लेंगे। तो इन दिस पैराग्राफ के एस दुगल इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ मिसेज मलिक व्हेन द हाउस वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब मकान बन रहा था तो उनकी मनोदशा और उनके द्वारा जो है हाउ सी वॉज वर्किंग हार्ड, वो अपने मकान के लिए किस प्रकार से कठोर मेहनत कर रही थी उसका भी वर्णन किया है। अब देखिए परिस्थितियाँ कैसे मोड़ लेती है। अब मकान बन गया, तैयार हो गया, सडनली व्हेन नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसकी हेडिंग क्या, ऑक्यूपेशन ऑफ हाउस बाय गवर्नमेंट। अब घर का जो है निर्माण होने के बाद क्या घटना होती है, ऑक्यूपेशन ऐसे व्यवसाय पेशा होता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो है ऑक्यूपाई करने के अर्थ में, अधिकार कर लेने के अर्थ में। तो व्हेन द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड, जब मकान का निर्माण पूरा हो गया, सडनली द गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड देयर हाउस फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, तो उस समय वहाँ जो सरकार थी, सरकार ने जो है उनके मकान को ऑक्यूपाई कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया, फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, रेंट में किराए पर ले लिया सरकार ने। उस समय वहाँ पर जो है सरकारी कोई ऑफिस डालना था, तो उस वजह से जो है उनके मकान को सरकार ने किराए पर ले लिया। अब जो है इतने में वो इस वास्तविकता में तो खुश नहीं थी, इतने सपने देख रखे थे अपने मकान को लेकर के, लेकिन मिसेज मलिक वॉज हैप्पी एंड कंसोल्ड, शी वॉज गेटिंग रेंट रेगुलरली, लेकिन वो इस बात से शी वॉज हैप्पी एंड कंसोल्ड, थोड़ी संतुष्ट थी, थोड़ी खुश और संतुष्ट थी, एज शी वॉज गेटिंग रेंट रेगुलरली, क्योंकि किराया काफ़ी समय पर हमेशा नियमित रूप से समय पर मिल रहा था, उनके खाते में आ रहा था। अन्य कोई किसी टेनेंट को, अन्य किराएदार को देते हैं तो उनमें फिर प्रॉब्लम रहती है। तो उनका सपना तो यही था कि भी जो है हम लोग इसी अपने नए मकान में तुरंत रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। उनको दे हैव टू लिव ऑन अ रेंटेड हाउस, उनको स्वयं को जो है किराए के मकान पर रहने पड़ा। आफ्टर दैट मिस्टर मलिक गॉट अनदर ट्रांसफ़र, उसके बाद जो है मिस्टर मलिक का एक और बार तबादला हो गया, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कहीं दूर हो गया। एंड दैट ट्रांसफ़र टुक द होल फैमिली अवे फ्रॉम दिल्ली, और इसी वजह से पूरे परिवार को दिल्ली से दूर जाना पड़ा। अब ड्यूरिंग दिस टाइम मिस्टर मलिक डाइड, और इसी बीच जो है तबादला होता रहा, उनको मकान जो है किराए पर दिया हुआ था, और इस दरमियान ही मिस्टर मलिक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपने घर में एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, अपने स्वयं के घर में। ही कुडंट लिव इन हिज हाउस इवन अ डे, वो अपने मकान में, स्वयं के मकान में एक दिन भी नहीं रह पाए। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स हर डॉटर एंड सन गॉट मैरिड, कुछ सालों बाद जो है उनकी पहले तो बेटी की शादी होगी, उसके बाद बेटे की भी शादी होगी मिसेज मलिक के। तो अब उनके डॉटर इन लॉ भी आ गई, खुद के भी सपने तो अपनी सासू माँ के देख रही थी। इस दरमियान सासू माँ के बीच में ही मृत्यु होगी, अपने स्वयं के मकान में वो लोग रह नहीं पाए, जो स्टोर रूम सासू माँ के लिए बनाया था वो उसमें रह नहीं पाए, और सासू माँ की मृत्यु होगी। कुछ समय बाद जो है ट्रांसफ़र होने के कुछ समय बाद उपरांत परिवार को बाहर छोड़ करके भी जाना पड़ा दिल्ली, और उनकी मिस्टर मलिक की स्वयं भी होगी, और बेटे और बेटी का विवाह भी हो गया। अब परिस्थितियाँ चेंज हो गई है, और अंत में किस प्रकार से फाइनली दे गॉट द पोजीशन ऑफ द हाउस, आखिरकार उनको घर का अधिकार मिल जाता है। गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट हैज रिलीव देयर हाउस, उनको सरकार ने जो है उनके घर को अब किराए से छोड़ दिया था। तो लास्ट पैराग्राफ की वो मैंने जो है दो एक पैराग्राफ मिला करके हेडिंग दी, शिफ्ट टू अ न्यू हाउस, नए घर में उनका जाना, एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मिसेज मलिक, और वहाँ नए घर में जाकर के मिसेज मलिक को डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ता है, यानी निराशा होती है। तो किस वजह से होती है, चलिए देखते हैं। इट टुक सेवरल ईयर्स बिफोर द मलिक्स गॉट द हाउस बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से उस घर को वापस मिलने में उनको काफ़ी साल लगे। इस बीच सारी घटनाक्रम हो गए थे। दे हैड टू वेट फॉर एन ऑस्पिशियस डे फॉर अ मूव टू न्यू हाउस,
अब वो लोग इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर अ ऑस्पिशियस ओकेजन या ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, मांगलिक, शुभ, शुभ जो है मुहूर्त का या शुभ अवसर का वे लोग मांगलिक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। टू मूव अ न्यू हाउस, टू मूव अ न्यू हाउस, नए घर में जाने के लिए। मिसेज मलिक व्हेन दे वर गोइंग देयर, अब जो है मिसेज मलिक स्वयं जो है सी हरसेल्फ हैज़ बिकम मदर इन लॉ, वह स्वयं सास बन चुकी थी, परिस्थितियां बदल चुकी थी, पहले घर की मालकिन वह स्वयं थी, अभी मन में भी है वो स्वयं। देखिए आगे क्या होता है। मलिक लॉस्ट इन मेमोरीज एंड ओल्ड डेज वाई सिटिंग बैक इन द बैक सीट इन द कार, वो कार की पिछली सीट पर जब वो लोग जा रहे थे, वाइल दे वर मूविंग टू देयर न्यू हाउस, वे अपने नए घर में जा रहे थे, तो वे लोग जो है बातें कर रहे हैं। मिसेज मलिक पिछली सीट पर बैठी हुई बातें कर रही है। तो सी हैज़ लॉस्ट इन ओल्ड मेमोरीज, वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। हाउ ही हैज़ स्ट्रगल्ड या वर्कड हार्ड टू गेट दैट हाउस कंस्ट्रक्ट, उस मकान के निर्माण में उसने किस प्रकार से मेहनत की थी। एंड द आर्किटेक्ट हैज़ आल्सो मेड अ स्टेच्यू, उसने साथ ही जो है वहाँ पर एक आकृति का भी निर्माण किया था। एंड मिसेज मलिक वॉज प्लानिंग अबाउट दैट स्टेच्यू, वह पुराने समय में उस स्टेच्यू के बारे में प्लानिंग भी कर रही थी। हर सन एंड वाइल थिंकिंग ऑल दिस हर सन एंड डॉटर इन लॉ वर टॉकिंग इन इंग्लिश, जब वो पीछे बैठी सीट पे ऐसा विचार कर रही थी, उस समय उसका बेटा जो है और बहू जो है वो अगली सीट पर बैठे हुए, दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। एंड मिसेज मलिक डिडंट लाइक इट, ये बात मिसेज मलिक को पसंद नहीं थी, भी वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, इतना समझ भी नहीं आ रहा था, तो मिसेज मलिक को पता नहीं चल पा रहा था तो ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। फाइनली व्हेन दे वेंट टू देयर या रीच्ड देयर न्यू हाउस, जब वे लोग अपने नए घर में गए, तो हर सन एंड डॉटर इन लॉ रीच्ड न्यू हाउस, दे ऑल रीच्ड न्यू हाउस, दे वर वेरी हैप्पी, वे लोग बहुत खुश थे। स्पेशली हर डॉटर इन लॉ एंड सन, उसके जो बेटा है और बहू है वो लोग काफ़ी खुश थे। मिसेज मलिक वॉज नॉट हैप्पी, मिसेज मलिक वहाँ जाती है तो उन्हें खुशी नहीं होती है, बिकॉज शी वॉज गिवन the same room 10 by 8, the very small room that Mrs. Malik had planned for her mother-in-law। और वहाँ जब मिसेज मलिक जाती है तो उनको बड़ा आश्चर्य और दुख होता है, उनके पाँव तले जमीन खिसक जाती है। when she was given the room 10 by 8 which was made for her mother-in-law, जब वो जाती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है, क्योंकि उसे वो कमरा दिया जाता है, the room 10 by 8 that she had planned to give to her mother-in-law, वही कमरा दिया जाता है जो उसने अपनी सासू माँ के लिए प्लान किया था। तो thus the story and this in satirical manner, इस प्रकार से ये कहानी जो है एक व्यंग्यात्मक तरीके से ख़त्म होती है। बट in the whole story K.S. Dougal has described about the thinking of our society and about the generation gap, एक पीढ़ी के बीच में जनरेशन गैप को और अपने समाज की मानसिकता को, और मॉडर्न फैशनेबल जो आज की पीढ़ी है, जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनकी थिंकिंग को बताती है। और ही आल्सो अपील्स टू रेस्पेक्ट और एल्डर्स, वी शुड ऑल रेस्पेक्ट और एल्डर्स एंड देयर फीलिंग्स, हम लोगों को अपने जो है अपने से बड़ों का भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसको पुनः देख लेंगे तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी प्रकार के चैप्टर्स और टॉपिक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।